Good morning dear students. Welcome to science class. Yes beta, today we will start our new chapter number 9, force and laws of motion. ठीक है बेटा, फोर्स आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है और आपने और लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. हमने पढ़ा था बेटा उसकी मोशन ऑफ, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है एक ऑब्जेक्ट का, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन कैसे होती है. इन टर्म्स ऑफ ग्राफ भी हमने पढ़ा था. ठीक है, तो वी सा दैट अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. हमने दोनों फॉर्म पढ़ी थी, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है बेटा? यूनिफॉर्म क्या था, जब वो अपनी वेलोसिटी बरकरार रखते हैं, एक ही स्पीड से वो जाते हैं. और नॉन यूनिफॉर्म क्या था, कभी वो कम कर लेते हैं, कभी ज्यादा कर लेते हैं. वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉज द मोशन. अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कॉज क्या है मोशन का, क्यों मोशन हो रहा है. व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. क्यों स्पीड चेंज हो जाती है टाइम के साथ. डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज. क्या सभी के लिए एक जरूरी है कि एक कारण ही होना चाहिए. इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज. यदि है भी किसी के कारण हमारा जो है मोशन हो रहा है, तो वो कॉज कौन है, क्या उसकी नेचर है, कैसा है वो. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्विंच ऑल दस क्यूरियोसिटी. ये सब जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, जो हमारे अंदर ये सारी उठ रही है, आशंकाएं उठ रही हैं, उनको हम कैसे इसमें शांत करेंगे देखते हैं. For many centuries, the problem of motion and its cause had puzzled scientists and philosophers. कई सेंचुरीज तक, कई सदियों तक जो ये मोशन की है उसकी कॉजेज हैं, एक बड़ी ना पजल रहा. मीन्स जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, वो इसको समझ नहीं पाए. उनके लिए एक पहेली जैसा कहा. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉरएवर. हम एक बॉल है ग्राउंड पर, यदि हम उसको जरा सा हिट करते हैं तो वो डज नॉट मूव फॉरएवर, वो हमेशा के लिए नहीं जाती, कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इससे हमें पता चलता है कि जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है. हर कोई बंदा स्थित होना चाहता है, अपनी जिंदगी में स्थिर होना चाहता है. तो जो नेचुरल स्टेट क्या है ऑब्जेक्ट, ये एक रेस्ट है. सब अपनी जिंदगी से भाग भाग कर एक ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं जहां पर वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, पीस ऑफ माइंड ले सकें. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understood. तो इन दोनों जो साइंटिस्ट था, गैलियो था और जो हमारे सर आइंस्टाइन न्यूटन थे, उन्होंने इस मोशन को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करवाई. जैसे है कि द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश. जहां हम ट्रॉली को पुश करेंगे, इस ट्रॉली को हम आगे धकेल रहे हैं तो ये आगे की डायरेक्शन में, इसको ड्रॉर को हमने अपनी तरफ खींचा है तो ये हमारी तरफ खींच के आएगा. इट मीन्स जब हम बॉल को अपनी तरफ किसी भी जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जहां पर हम उसको घुमाना चाहते हैं. इन अवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम इसे क्या पता चला, अब ये ट्रॉली है, ये एज इट इज अपने प्लेस पर थी जब तक हमने इसको टच नहीं किया. ये ड्रॉर बंद था जब तक हम इसको खोलने की कोशिश नहीं करी, और यदि हमने खोल दिया, यदि हमने बंद नहीं किया तो ये खुला ही रहेगा, अपने आप ये बंद नहीं होगा. तो ये क्या है, सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड. हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन. एक स्थित ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने को और एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्थित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ म्यूजिकल मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी पुश और हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इट मीन्स हमें उसको अपने मसल्स का यूज करना पड़ता है, मस्कुलर पावर का यूज करना पड़ता है, उनको ड्रॉर को बंद करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, उसको पुश करने के लिए, उसको हिट करने के लिए हमें अपनी मस्कुलर पावर का यूज करना पड़ता है. द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल. और जो फोर्स का कंसेप्ट है वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड है. इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. अब तक किसी ने भी ना तो फोर्स को देखा है, ना उसको फील किया है, ना उसको फील द अफेक्ट ऑफ द फोर्स. किसी ने भी उसको फील नहीं किया. इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. ये सिर्फ उसी बात पर डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगा. पुशिंग, हीटिंग और कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वे ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. हमने ऑब्जेक्ट को पुश किया, उसको हिट किया, उसको पुल किया, तो इन चीजों से तीनों में क्या है, मोशन आ गया. जो ऑब्जेक्ट था वो मूव करना शुरू कर दिया. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. बिकॉज हमने उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है.
From your studies in earlier classes, you can also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude or velocity of an object. आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि जो फोर्स है उसके कारण हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और टू चेंज द डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी, एक ये पेंसिल है, ये यहाँ जा रही है और मैं इसका कर दिया, मैंने इसको इधर से फोर्स लगा दिया, तो सीधी जाने की बजाय ये क्या होगी, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली ना। तो ये क्या कह रहा है कि हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। We also know that a force can change the shape and size of the object. Yes, shape और size भी। अब ये स्प्रिंग पहले ऐसा था, जब तक हम जब उसको खींच रहे हैं तो उसकी क्या पोजीशन चेंज हो गई। ये बैलून है, ये बॉल है, एक फोम का टुकड़ा ही लगा लो, तो हमने जब इसको अपने अपने पाम्स के बीच में प्रेस किया तो ये क्या है, शेप देखो, पहले क्या थी, गोल थी ना बिल्कुल, अब क्या होगी, एलिप्टिकल होगी, तो इट मीन्स चेंज हो गई है शेप। नेक्स्ट इज बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड क्या होता है बेटा, हमने आपने कभी मार्केट गए हो आप मम्मा के साथ मार्केट वेजिटेबल लेने, आपने देखा है जब आपने 2 kg या जितने भी kg आपको चाहिए, आप जब उनसे मांगते हो कि हम भैया हमें ये दे दो, तो वो क्या करते हैं, अपने वेट बैलेंस पे, अपने बैलेंस पे, अपने तराजू पर एक तरफ वो वेट रखते हैं जो पहले से ही काउंट है, ठीक है। मान लो अपने 1 kg आपने सब्जी लेनी है, लेडी फिंगर लेने गए हो, तो आप 1 kg का वो एक तरफ वेट रखता है और एक तरफ आपकी लेडी फिंगर डालता है। वो क्या करता है, कई बार ज्यादा डाल जाते तो 1-2 फिंगर निकाल देते, लेडी फिंगर निकाल देता है, और यदि कम है वो क्या है, आप बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब तक वो उसमें से निकालता रहता है या उसमें डालता रहता है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस। का मतलब क्या, वो बैलेंस हो गया, अब ना वो वेट नीचे जाएगा और ना वो लेडी फिंगर वाला बैलेंस नीचे जाएगा। तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा, जब इक्वल फोर्स लगे दोनों डायरेक्शन से और क्या अपोजिट इन डायरेक्शन हो लेकिन इक्वल हो, ठीक है। अब एक साइड से, अब जैसे आप टग ऑफ वायर वो खेलते हो, टग ऑफ रॉप, रस्साकशी का खेल खेलते हैं ना, एक तरफ 5 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ 5 होते हैं, बट उनका क्या है, एक तरफ थोड़े हेल्दी होते हैं, वो ज्यादा जोर लगा लेते हैं तो वो विन कर जाते हैं, तो क्या है उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड हो गया, तभी तो वो एक दूसरे के पास गया। बैलेंस क्या होता है कि वो किसी के पास भी नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। फिगर 9.3, ये बेटा 9.3 आपकी फिगर है, शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई, ये देखो, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, ये एक्स स्ट्रिंग है और एक वाई स्ट्रिंग है, आर टाइड टू द 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन, इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स। यदि मैं इस स्ट्रिंग को खींचूंगी, इस धागे को खींचूंगी, द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट, तो ये राइट की तरफ मूव करेगा, और यदि मैं वाई को खींचूंगी तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ साइड, यदि दोनों तरफ से हम इकट्ठा पकड़ के खींचेंगे तो ये ब्लॉक क्या है, टच से मस नहीं होगा, तो इस फोर्सेज को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। सच फोर्सेज आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेज एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि ये क्या रेस्ट में था तो ये एज इट इज रेस्ट में ही रहा, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, या मोशन में होता तो ये मोशन में ही रहेगा, ठीक है। मीन्स उसकी जो स्टेट है वही बरकरार रहेगी, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इफ यदि अपोजिट, नाउ लेट अस कंसीडर सिचुएशन इन विच 2 अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। यदि 2 अलग अलग हैं, अब एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अब ये यहाँ पर कोई थोड़ा हेल्दी पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वीक सा है, तो नेचुरल सी बात है ये इधर ही जाएगा ना। तो क्या मतलब है, तो जब एक फोर्स दूसरे से ग्रेटर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनका क्या कहते हैं हम, कैसे फोर्स में जाते हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ टू let us consider situation in which 2 opposite forces of different magnitude pull the block. In this case the block would begins to move in the direction of the greater force. जहां पर ज्यादा फोर्स होगा ब्लॉक वहीं पर मूव कर जाएगा। Thus the two forces are not balanced and the unbalanced forces act in the direction of the block moves. और तो इसीलिए इस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 2, एक बॉय है और एक गर्ल है, सेम है तीनों में, बट जो ये बॉक्स है वो क्या है, देखो ये मूव कर रहे हैं और यहाँ पर ये मूव कर रहे हैं और यहाँ पर ये क्या है, मूव कर रहे हैं। थोड़ा देखो क्या क्या है, व्हाट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बुक ऑन अ रफ फ्लोर। रफ फ्लोर है नीचे, दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव। यदि वो थोड़ा सा अपना जोर लगा रहे हैं तो बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं किया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्ट। आपने 8th में पढ़ा है, क्योंकि जो बॉक्स और ग्राउंड है उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, वो आपस में इंटरलॉक हुए हैं। जब तक हम इतना फोर्स ना अप्लाई कर दें कि जो उनकी इंटरलॉकिंग है वो खुल जाए और वो मूव करे, तब तक वो मूव
नहीं होंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश. दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस. इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स. जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो सारा फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में पॉसिबल नहीं हुआ और बॉक्स मूव नहीं करा. द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द pushing force. If the children push the box harder still, the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box start moving. यदि जो उनका फोर्स है वो पहले थोड़ा सा लगा रहे थे जोर, अब उन्होंने और ज्यादा जोर लगा दिया, अपने और ज्यादा फोर्स लगा दिए और वो फोर्स इतना हो गया कि जो उसने फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर हो गया, देन बॉक्स स्टार्ट टू मूव, वो मूव करने लग जाएगा. What happen when we ride a bicycle when we stop pedaling? हम बाइसाइकिल चला रहे हो, आप पैडलिंग करते रहते हो तो स्पीड बनी रहती है, ठीक है, और जब आप पैडलिंग कर छोड़ देते हो तो क्या, तो स्पीड क्या, तो धीरे 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 कम हो जाती है और ऐसा टाइम आता है तो वो रुक जाती है. द बाइसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इन ऑर्डर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग वी हैड टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन. हमको यदि साइकिल को चलाना, यदि हमने साइकिल की स्पीड को मेंटेन करना है, देन वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन, तो हमें बार बार उसमें पैडल लगाने पड़ेंगे. इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स. तो इसका मतलब क्या है, उसका मोशन तभी रहा जब उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगा. हाउएवर it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object and the balanced and there is no net external force. तो लेकिन ये कहना बिल्कुल 100% ट्रू नहीं होगा. तो एक ऑब्जेक्ट तब भी मूव कर सकती है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हाउएवर इट इज क्वाइट इन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड. जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तब भी वो ऑब्जेक्ट मूविंग रह सकती है. If an unbalanced force is applied on the object, there will be change in either. यदि बैलेंस फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया तब चेंज होगा, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. Thus to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. तो इससे हमें क्या पता चल गया कि यस, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मूव करना है या उसको रोकना है, स्टॉप करना है, देन वी नीड टू अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. तो जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही जो है उसका डायरेक्शन स्पीड है वो क्या है, कंटिन्यू रहेगी, चेंज होती रहेगी उसकी स्पीड. इफ दिस फोर्स इज रिमूव कंप्लीटली, यदि हमने उस फोर्स को हटा दिया, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन. तो यदि हम उस फोर्स को हटा देते हैं, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू, वो तब तक मूव करता रहेगा अपनी वेलोसिटी से जितनी उसने उस टाइम पर एक्वायर की है. ठीक है बेटा, तो यहाँ आज हमने क्या पढ़ा कि लो वाई ऑब्जेक्ट मूव्स और रेस्ट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके.